शहरयार और शाहजमां की कहानी अलिफ लैला। भाग 2। फारस देश भी हिंदुस्तान और चीन के समान था और कई नरेश उसके अधीन थे। वहां का राजा महाप्रतापी और बड़ा तेजस्वी था और न्यायप्रिय होने के कारण प्रजा को प्रिय था। उस बादशाह के 2 बेटे थे, जिनमें बड़े लड़के का नाम शहरयार और छोटे लड़के का नाम शाहजमां था। दोनों राजकुमार गुणवान, वीर, धीर और शीलवान थे। जब बादशाह का देहांत हुआ तो शहजादा शहरयार गद्दी पर बैठा और उसने अपने छोटे भाई को, जो उसे बहुत मानता था, तातार देश का राज्य, सेना और खजाना दिया। शाहजमां अपने बड़े भाई की आज्ञा में तत्पर हुआ और देश के प्रबंध के लिए समरकंद को, जो संसार के सभी शहरों से उत्तम और बड़ा था, अपनी राजधानी बनाकर आराम से रहने लगा। जब उन दोनों को अलग हुए 10 वर्ष हो गए तो बड़े ने चाहा कि किसी को भेजकर उसे अपने पास बुलाएं। उसने अपने मंत्री को उसे बुलाने की आज्ञा दी और मंत्री यह आज्ञा पाकर बड़ी धूमधाम से विदा हुआ। जब वह समरकंद शहर के समीप पहुंचा तो शाहजमां यह समाचार सुनकर उसकी अगवानी को सेना लेकर अपनी राजधानी से रवाना हुआ और शहर के बाहर पहुंचकर मंत्री से मिला। वह उसे देखकर प्रसन्न हुआ। शाहजमां अपने भाई शहरयार का कुशलक्षेम पूछने लगा। मंत्री ने शाहजमां को दंडवत कर उसके भाई का हाल कहा। वह मंत्री बादशाह शहरयार का परम आज्ञा पालक था और उससे प्रेम करता था। शाहजमां ने उससे कहा कि भाई, मेरे अग्रज ने तुम्हें मुझे लेने को भेजा, इस बात से मुझको अत्यंत हर्ष हुआ। उनकी आज्ञा मेरे शिरोधार्य है। अगर भगवान ने चाहा तो 10 दिन में यात्रा की तैयारी करके और शासन में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हारे और तुम्हारी सेना के लिए खाने पीने का प्रबंध सब यहीं हो जाएगा। अतएव तुम इसी स्थान पर ठहरो। अतएव उसी स्थान पर खाने पीने आदि की व्यवस्था कर दी गई और वे वहां रहे। इस अवसर पर बादशाह ने यात्रा की तैयारियां की और अपनी जगह अपने विश्वास पात्र मंत्री को नियुक्त किया। एक दिन सायं अपनी बेगम से, जो उसे अति प्रिय थी, विदा ली और अपने सेवकों और मुसाहिबों को लेकर समरकंद से चला और अपने खेमे में पहुंचकर मंत्री के साथ बातचीत करने लगा। आधी रात होने पर उसकी इच्छा हुई कि एक बार बेगम से फिर मिलाऊं। वह सबसे छुपकर अकेला ही महल में पहुंचा। बेगम को उसके आने का संदेह तक न था। वह अपने एक तुच्छ और कुरूप सेवक के साथ सो रही थी। शाहजमां सोचकर आया था कि बेगम उसे देखकर अति प्रसन्न होगी। उसे दूसरे मर्द के साथ सोते देखकर एक क्षण के लिए उसे काठ मार गया। कुछ संभलने पर सोचने लगा कि कहीं मुझे दृष्टिभ्रम तो नहीं हो गया। लेकिन भली भांति देखने पर भी जब वही बात पाई तो सोचने लगा, यह कैसा अनर्थ है कि मैं अभी समरकंद नगर की रक्षा भित्ति से बाहर भी नहीं निकला और ऐसा कर्म होने लगा। वह क्रोधाग्नि में जलने लगा और उसने तलवार निकालकर ऐसे हाथ मारे कि दोनों के सिर कटकर पलंग के नीचे आ गए। इसके बाद दोनों शवों को पिछवाड़े की खिड़की से नीचे गड्ढे में फेंककर वह अपने खेमे में वापस आ गया। उसने किसी से रात की बात न बताई। दूसरे दिन प्रातः ही सेना चल पड़ी। उसके साथ के और सब लोग तो हंसी खुशी रास्ता काट रहे थे, किंतु शाहजमां अपनी बेगम के पाप कर्म को याद करके दुखी रहता था और दिनों दिन उसका मुंह पीला पड़ता जाता था। उसकी सारी यात्रा इसी कष्ट में बीती। जब वह हिंदुस्तान की राजधानी के समीप पहुंचा और शहरयार ने यह सुना तो वह अपने सारे दरबारियों को लेकर शाहजमां की अभ्यर्थना के लिए आया। जब दोनों एक दूसरे के पास पहुंचे तो अपने अपने घोड़े से उतरकर गले मिले और कुछ देर तक एक दूसरे की कुशलक्षेम पूछकर बड़े समारोह पूर्वक रवाना हुए। शहरयार ने शाहजमां को उस महल में ठहराया जो उसके लिए पहले से सजाया गया था और जहां से उद्यान दिखाई देता था।
वह महल बड़ा और राजाओं के स्वागत योग्य था। फिर शहरयार ने अपने भाई से स्नान करने को कहा। शाहजमां ने स्नान करके नए कपड़े पहने और दोनों भाई महल के मंच पर बैठकर देर तक वार्तालाप करते रहे। सारे दरबारी दोनों बादशाहों के सामने अपने अपने उपयुक्त स्थान पर खड़े रहे। भोजनोपरांत भी दोनों बादशाह देर तक बातें करते रहे। जब रात बहुत बीत गई तो शहरयार अपने भाई को आतिथ्य गृह में छोड़कर अपने महल को चला गया। शाहजमां फिर शोकाकुल होकर अपने पलंग पर आंसू बहाता हुआ लौटता रहा। भाई के सामने वह अपना दुख छुपाए रहा, लेकिन अकेला होते ही उस पर वही दुख सवार हो गया और उसकी पीड़ा ऐसी बढ़ गई जैसे उसकी जान लेकर ही छोड़ेगी। वह एक क्षण के लिए भी अपनी बेगम का दुष्कर्म भुला नहीं पाता था। वह अक्सर हाय हाय कर उठता और हमेशा ठंडी सांसें भरा करता। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। इसी दुख और चिंता में उसका शरीर धीरे धीरे घुलने लगा। शहरयार ने उसकी यह दशा देखी तो विचार किया कि मैं शाहजमां से इतना प्रेम करता हूँ और उसकी सुख सुविधा का इतना ख्याल रखता हूँ, फिर भी सदैव ही इसे शोक सागर में निमग्न देखता हूँ। मालूम नहीं इसे अपने राज्य की चिंता खाई जाती है या अपनी बेगम का विछोह सताता है। मैंने इसे यहाँ बुलाकर बेकार ही इसे शोक संताप में डाल दिया। अब उचित होगा कि इसे समझा बुझाकर और उत्तमोत्तम भेंट वस्तुएं देकर समरकंद वापस भेज दूं ताकि इसका दुख दूर हो सके। यह सोचकर उसने हिंदुस्तान देश की बहुमूल्य वस्तुएं थालों में लगाकर शाहजमां के पास भेजी और उसका जी बहलाने के लिए तरह तरह के खेलतमाशे करवाए, लेकिन शाहजमां की उदासी कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती ही गई। फिर शहरयार ने अपने दरबारियों से कहा कि सुना है यहाँ से 2 दिनों की राह के बाद एक घना जंगल है और वहाँ अच्छा शिकार मिलता है, इसलिए मैं वहाँ शिकार खेलने जाना चाहता हूँ। तुम लोग भी तैयार होकर मेरे साथ चलो और शाहजमां से भी चलने को कहो, क्योंकि शिकार में उसका जी लगेगा और उसका चित्त प्रसन्न होगा। शाहजमां ने निवेदन किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण मुझे शिकार पर जाने से माफ करें। शहरयार ने कहा, अच्छी बात है, अगर तुम्हारा यहीं रहने को जी चाहता है तो रहो, लेकिन मैं तैयारी कर चुका हूँ, मेरे अपने भृत्यों के साथ शिकार के लिए जाता हूँ। शहरयार के जाने के बाद शाहजमां ने अपने निवास स्थान के द्वार अंदर से बंद कर लिए और एक खिड़की पर जा बैठा। वहां से शाही महल का उद्यान दिखाई देता था। शाहजमां सुवासित पुष्पों और पक्षियों के कलरव से अपना जी बहलाने लगा, लेकिन मकान और बाग की शोभा से जी बहलाने पर भी उसे अपनी पत्नी के दुराचार की कचोट बनी रहती। जब संध्या हुई तो शाहजमां ने देखा कि राजमहल का एक चोर दरवाजा खुला और उसमें से शहरयार की बेगम 20 अन्य स्त्रियों के साथ निकली। वे सब उत्तम वस्त्रों और अलंकारों से शोभित थीं और इस विश्वास के साथ कि सब लोग शिकार पर चले गए हैं, बाग में आ गईं। शाहजमां खिड़की में छुप कर बैठ गया और देखने लगा कि वे क्या करती हैं। दासियों ने उन लबादों को उतार डाला जो पहनकर वे महल से निकली थीं। अब उनकी सूरत स्पष्ट दिखाई देने लगी। शाहजमां को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिन 20 को उसने स्त्री समझा था उनमें से 10 हबशी मर्द थे। उन 10 ने अपनी अपनी पसंद की दासी का हाथ पकड़ लिया। सिर्फ बेगम बगैर मर्द की रह गई। फिर बेगम ने आवाज दी, मसूद मसूद। इस पर एक हृष्ट पुष्ट हबशी युवक जो उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा में था एक वृक्ष से उतरकर बेगम की ओर दौड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। उन 11 हबशियों ने 10 दासियों और बेगम के साथ क्या किया उसका वर्णन मैं लज्जावश नहीं कर सकूंगा। इसी भांति वे आधी रात तक बाग में विहार करते रहे।
फिर बाग के हौज में नहाकर बेगम और उसके साथ आए 20 मर्द औरतों ने अपने कपड़े पहने और जिस चोर दरवाजे से आए थे उसी से महल में चले गए और मसूद भी बाग की दीवार फांदकर बाहर चला गया। यह कांड देखकर शाहजमां को घोर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि मैं तो दुखी हूं ही, मेरा बड़ा भाई मुझसे भी अधिक दुखी है। यद्यपि वह अत्यंत शक्तिशाली और वैभवशाली है, तथापि इस दुष्कर्म को रोकने में असमर्थ है। फिर मैं इतना शोक क्यों करूं? जब मुझे मालूम हो गया कि यह नीच कर्म संसार में अक्सर ही होता है, तो मैं बेकार ही स्वयं को शोक सागर में डुबोए दे रहा हूं। यह सोचकर उसने सारी चिंता छोड़ दी और साधारण रूप से रहने लगा। पहले उसकी भूख मिट गई थी, अब वह जाग गई और वह नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन मंगाकर खाने लगा और संगीत नृत्य आदि का आनंद लेने लगा। जब शहरयार शिकार से लौटा तो शाहजमां ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक उसका स्वागत किया। शहरयार ने उसे शिकार किए हुए बहुत से जानवर दिखाए और कहा कि बड़े खेद की बात है कि तुम शिकार पर नहीं गए, वहां बड़े आनंद की जगह है। शाहजमां बादशाह की हर बात का हंसी खुशी उत्तर देता था। शहरयार ने सोचा था कि वापसी पर भी शाहजमां को दुख और शोक में डूबा पाएगा, लेकिन इसके विपरीत उसे प्रसन्न और संतुष्ट देखकर बोला, ए भाई, भगवान को बड़ा धन्यवाद है कि मैंने थोड़ी ही अवधि में तुम्हें प्रसन्न और व्याधिमुक्त देखा। अब मैं तुम्हें सौगंध देकर एक बात पूछता हूँ, तुम वह बात जरूर बताना। शाहजमां ने कहा, जो बात भी आप पूछेंगे मैं अवश्य बताऊंगा। शहरयार ने कहा, जब तुम अपनी राजधानी से यहाँ आए थे तो मैंने तुम्हें शोक सागर में डूबा देखा था। मैंने तुम्हारा चित्त प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय किए, भांति भांति के खेलतमाशे करवाए, किंतु तुम्हारी दशा जैसी की तैसी रही। मैंने बहुत सोचा कि इस दुख का कारण क्या हो सकता है, किंतु इसके सिवा कोई कारण समझ में नहीं आया कि तुम्हें अपनी बेगम के विछोह का दुख है और राज्य प्रबंध की चिंता है। किंतु अब क्या बात हुई जिससे तुम्हारा दुख और चिंता दूर हो गई? शाहजमां यह सुनकर मौन रहा, किंतु जब शहरयार ने बार बार यही प्रश्न पूछा तो वह बोला, आप मेरे मालिक हैं, मुझसे बड़े हैं, मैं इस प्रश्न का उत्तर न दूंगा क्योंकि इसमें बड़ी निर्लज्जता की बात है। शहरयार ने कहा कि जब तक तुम मुझे यह न बताओगे तब तक मुझे चैन न आएगा। शाहजमां ने विवश होकर अपनी बेगम के कुकर्म का सविस्तार वर्णन किया और कहा कि मैं इसी कारण दुखी रहता था। शहरयार ने कहा, भैया, यह तो तुमने बड़े आश्चर्य की असंभव सी बात बताई। यह तो तुमने बड़ा अच्छा किया कि ऐसी व्यभिचारिणी को उसके प्रेमी सहित मार डाला। इस मामले में कोई तुम्हें अन्यायी नहीं कह सकता। मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे एक स्त्री को मारने से संतोष न होता, 1000 स्त्रियों को मार डालता। बताओ कि मेरे बाहर जाने पर यह शोक किस प्रकार दूर हुआ। शाहजमां ने कहा, मुझे यह बात कहते डर लगता है कि ऐसा न हो कि यह सुनकर आपको मुझसे भी अधिक दुख हो। शहरयार ने कहा कि भाई, तुमने यह कहकर मेरी उत्कंठा और बढ़ा दी है। मुझे अब इसे सुने बगैर चैन न आएगा, इसलिए यह बात जरूर बताओ। विवश होकर शाहजमां ने मसूद, 10 दासियों और बेगम का सारा हाल बताया और बोला, यह घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है और समझ लिया है कि सारी स्त्रियों के स्वभाव में दुष्टता और पाप होता है और आदमी को चाहिए कि उनका भरोसा न करे। मुझे यह सारा कांड देखकर अपना दुख भूल गया है और इसीलिए मैं निरोग और प्रसन्नचित्त दिखाई देता हूँ। यह हाल सुनकर भी शहरयार को अपने भाई के कथन पर विश्वास न हुआ। वह क्रुद्ध स्वर में बोला, क्या हमारे देश की सारी बेगमें व्यभिचारिणी हैं? मुझे तुम्हारे कहने का विश्वास नहीं होगा जब तक मैं खुद अपनी आंखों से यह न देख लूं। संभव है तुम्हें भ्रम हुआ हो। शाहजमां ने कहा, भाई साहब, आप खुद देखना चाहते हैं
तो ऐसा कीजिए कि दोबारा शिकार के लिए आज्ञा दीजिए। हम आप दोनों फौज के साथ शहर से कूच करके बाहर चलें। दिन भर अपने खेमों में रहें और रात को चुपचाप इसी मकान में आ बैठें। फिर निश्चय ही आप वह सारा व्यापार अपनी आंखों देख लेंगे जो मैंने आपको बताया है। शहरयार ने यह बात स्वीकार करके दरबारियों को आज्ञा दी कि कल मैं फिर शिकार को जाऊंगा। दूसरे दिन प्रातःकाल ही दोनों भाई शिकार को चले और शहर के बाहर जाकर अपने खेमों में ठहरे। जब रात हुई तो शहरयार ने मंत्री को बुलाकर आज्ञा दी कि मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूं, तुम फौज के किसी आदमी को यहां से जाने न देना। तत्पश्चात दोनों भाई घोड़ों पर सवार होकर गुप्त रूप से शहर में आए और सवेरा होने के पहले ही शाहजमां के महल की उसी खिड़की में आ बैठे जिससे शाहजमां ने सारा कांड देखा था। सूर्योदय के पूर्व ही महल का चोर दरवाजा खुला और कुछ देर में बेगम अपने उन्हीं स्त्री वेशधारी हबशियों के साथ वहां से निकलकर बाग में आई और मसूद को पुकारा।